लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बारे में सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयानक ये घटना थी उससे कई ज़्यादा इस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम पुलिस ने खुद ही यहाँ पर किया था। कथित तौर पर पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगा दी थी। इसकी वजह यह भी थी कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का साला और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई यानी कि साधु यादव था। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे, जिस कारण पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल के रख दिया था। हम यहाँ पे शिल्पी और गौतम मर्डर केस की बात कर रहे हैं। वैसे तो अदालत की फाइलों में शिल्पी मर्डर केस को एक सुसाइड मर्डर केस कह के दबा दिया गया था, मगर दावे के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या थी इस शिल्पी गौतम मर्डर केस की सच्चाई, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए जब आप इस केस की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक क्राइम टॉक विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अब कहानी पे चलते हैं। सबसे पहले इस कहानी की किरदार के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए उसे जानते हैं। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र 23 साल थी। शिल्पी पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना में कमल स्टोर्स नाम की रेडीमेड कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान चलाया करते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। पढ़ाई में तेज के साथ साथ शिल्पी दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। शिल्पी ने इस घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का खिताब भी जीता था। घटना के समय शिल्पी पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह था, जो कोई मामूली इंसान नहीं था। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर BN सिंह था, जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। समय समय पर ये पटना भी आते रहते थे। डॉक्टर BN सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक थे, जिस वजह से गौतम सिंह को बिहार की राजनीति को करीब से समझने का मौका मिलता है और वो लंदन छोड़कर पटना में रहने लगते हैं। राजनीति में अपना भविष्य यहाँ पे आजमाने लगते हैं। 1999 के आसपास लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी आ चुकी थी। लालू यादव की उपस्थिति ना होने की वजह से सत्ता चलाने में राबड़ी देवी के भाई यानी कि लालू यादव के साले साधु यादव काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे थे। उस दौर के लोग तो यहाँ तक कहते थे कि कहने को तो साधु यादव महज MLC विधायक थे, मगर वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे डोलते थे। अब इधर गौतम सिंह और लालू यादव के परिवार वालों की आपसी जान पहचान काफ़ी पुरानी थी। इस कारण गौतम सिंह को राजनीति में जगह बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्द इसकी जान पहचान साधु यादव से भी हो जाती है। साधु यादव का करीबी होने की वजह से गौतम सिंह को तेजी से पार्टी में नई पहचान मिलने लगती है। फिर गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रेजर रोड में सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू करते हैं, यानी कि साधु यादव और गौतम सिंह बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के ही थे। इसी बीच एक दिन शिल्पी की मुलाकात गौतम से होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं और साथ रहने का भी प्लान बनाने लगते हैं, मगर इन दोनों की ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले MLA क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जेन कार के अंदर मिलती है। दो बड़े घर से आने वाले लड़के लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना में सनसनी फैल जाती है।
हर कोई जानने को बेचैन हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों की ये हालत किसने की है। जितना मुंह उतनी तरह की बातें सुनने को मिलने लगती है, मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था और आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड बता देती है। क्या सच में ऐसा हुआ था? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी की एक अलग ही चर्चा पटना में उस वक्त चल रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठती है और अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती है। अभी शिल्पी जैन कुछ ही दूर रिक्शे से पहुंची ही थी कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार रिक्शे के आगे जाकर रोक देता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती है कि मैं अपने कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही हूं। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूं। कथित तौर पर यह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का ही एक करीबी दोस्त था, जिसे शिल्पी जैन भी काफी अच्छे से जानती थी। चूंकि यह लड़का गौतम सिंह की जान पहचान का था और पहले भी कई बार शिल्पी से मिल चुका था, इसलिए शिल्पी रिक्शे वाले को किराया देकर रिक्शे से उतर जाती है और इस लड़के के साथ कार में बैठ जाती है। अब ये कार कुछ दूर तक तो शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के तरफ ही बढ़ रही थी, मगर कुछ आगे जाकर ये लड़का कार को एक रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन उस लड़के से पूछती है कि इधर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब वो जवाब में कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें मिलने के लिए वहां पे बुला रहा है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फुलवारी शरीफ पटना से ही लगा हुआ एक शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है, लेकिन 90s के आसपास काफी सुनसान इलाका हुआ करता था। अब गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मुड़ते देख पहले तो शिल्पी जैन घबरा जाती है, मगर जैसे ही सुनती है कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद हैं, शिल्पी बड़े आराम से तब उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि सच्चाई तो यह थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद ही नहीं था। उधर कहीं से इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है कि शिल्पी को एक लड़का कार से फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में लेकर जा रहा है। गौतम सिंह परेशान हो जाता है और अपनी सफेद रंग की मारुति ज़ेन कार निकालकर गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह की परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह होती है कि राजनीति में वो बेहद करीबी से जुड़ा हुआ होने की वजह से वो ये जानता था कि ये जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस है उसे बड़े बड़े नेताओं के अय्यासी के लिए उसको जाना जाता था, बड़े बड़े नेताओं का वो अड्डा हुआ करता था। जब गौतम सिंह भागते हुए वाल्मीकि गेस्ट हाउस तक आता है तो वहां देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहां मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद लोग गौतम सिंह के एक भी बात नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को ही पीटने लगते हैं। यहाँ गौतम सिंह को पीटने वाले लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं थे बल्कि गौतम सिंह के ही बेहद करीबी जान पहचान वाले नेता थे। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता है, मगर वो लोग गौतम की एक नहीं सुनते और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बड़ी बेरहमी से दरिंदगी को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद लोग शिल्पी तथा गौतम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह के ही गाड़ी में डालकर ये कार रातों रात गांधी मैदान के पास वाले एमएलए बंगले के गैरेज में जाकर खड़ी कर देते हैं। इधर जब शाम तक शिल्पी घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्त और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं। फिर शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, मगर कहीं भी शिल्पी का अता पता नहीं चल पाता है। फिर थक हार कर शिल्पी के पिता स्थानीय थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। फिर इसी के साथ कुछ समय बाद एक और खबर आती है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसके बाद दोनों की तलाश शुरू की जाती है। दिन भर इन दोनों की खोज होती रहती है, मगर किसी का कोई अता पता नहीं चलता है।
इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से एक पुलिस की टीम गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के पास पहुंचती है और गैरेज को खोलती है। जब वो गैरेज को खोलती है तो उसके अंदर गौतम की वो जो कार थी वो दिखती है, और जब कार के अंदर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि उस कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश है। पुलिस के पहुंचने के कुछ देर बाद ही वहां पर लालू यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि पुलिस को गैरेज से कार मिली है जिसमें लाश है, और फिर साधु यादव यहां आकर हंगामा क्यों कर रहा था, यह भी बात आज तक पता नहीं चल पाई है। साथ ही साथ इस बात से भी आज तक सब अनजान है कि पुलिस को किसने खबर दी कि गैरेज के अंदर ही कार है और उसमें ही शिल्पी और गौतम की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी सफेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, मगर जब कार में उसकी लाश मिलती है तो एक कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ गौतम सिंह की टी शर्ट थी, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। शिल्पी के शरीर पर जूते से पीटे जाने के निशान भी थे। फिर पुलिस इन बीच तुरंत ही इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच में भेज देती है। एक्चुअली होना यह चाहिए था कि पुलिस वाले मौके पर ही कार से सबूत इकट्ठा करें या फिर कार को दूसरी क्रेन की मदद से खींचकर पुलिस थाने ले जाया जाए, मगर पटना पुलिस का ही एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर थाने ले जाता है। कुछ इस तरीके से कार के स्टीयरिंग से अपराधी के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन तमाम सबूतों को मिटाया जाता है। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफी धीरे से करने का आरोप लगता आया है, मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग ही बेमिसाल तेजी देखने को मिलती है। अभी इन दोनों की पोस्टमार्टम और बिस्रा रिपोर्ट आया भी नहीं था कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की लीक होने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई है। फिर इधर रात के अंधेरे में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन में ही थे, इसके बावजूद बिना उन लोगों के इजाजत के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में पटना पुलिस द्वारा करवा दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार में गौतम सिंह का कोई रिलेटिव शामिल नहीं हुआ था। आनंद फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता। हालांकि ये संभावना जरूर बताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है, यानी कि सुसाइड की गई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है, जबकि पहले वो कुछ और ही बोल रही थी। अब यहाँ पे पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों के बीच चर्चा ये चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ दरिंदगी की गई है और फिर गौतम सिंह को पीटते हुए इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस के इस रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा भी यहाँ पे बढ़ने लगा था, और जो विपक्षी पार्टी थी वो भी राबड़ी देवी सरकार को यहाँ पर घेरने लगती है। बिहार सरकार पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि चूंकि इस केस का मास्टरमाइंड किसी और को नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा था, इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु यादव को बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रही थी। इसलिए अब वो बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने लगते हैं। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती, मगर जब हंगामा बढ़ता है तो फाइनली बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने बाद यानी सितंबर महीने में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देती है। इस मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लड को जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आई तो यहां पटना पुलिस के दावे के उल्टा ही एक रिपोर्ट यहां पर सामने आता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था, क्योंकि वेजाइनल फ्लड में 1 से अधिक लोगों के सीमेंस यहां पर मिले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है, मगर साधु यादव डीएनए जांच के लिए साफ इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर कमाल की बात तो ये थी कि सीबीआई इस मामले में आगे कानूनी मदद भी नहीं लेती,
अगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर सीबीआई ऐसा कुछ भी नहीं करती है और फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संगीन नहीं मिला है, बल्कि जांच में यह बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। इसके बाद अब सवाल ये उठने लगता है कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया है तो फिर हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के वेजाइनल स्पॉट से जो एक से अधिक व्यक्ति के सीमेन सैंपल्स मिले थे वो कैसे आया। तो सीबीआई की ओर से एक बेहद हैरान करने वाली दलील यहाँ पर दी जाती है। वे कहती है कि ये असल में सीमेन नहीं बल्कि किसी का पसीना था। इस तरह पहले पटना पुलिस ने और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे देता है और इस केस की जांच जो है वो बंद कर दी जाती है। यहाँ शिल्पी जैन के परिवार वालों ने कहा कि सीबीआई ने दबाव में आकर ये गलत रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है, उनकी बेटी की यहाँ पर हत्या ही हुई है। अब आपने ये बात शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कुछ दावों के मुताबिक गौतम के पिता बीएन सिंह का लालू यादव के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता था। आरोप तो यहां तक लगाए जाते हैं कि लालू यादव के मशहूर चारा घोटाले का पैसा हवाला के जरिए स्विस बैंक तक पहुंचाने में बीएन सिंह की भूमिका काफ़ी अहम थी। ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि इनके बेटे की जब रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है तब भी इन्होंने कोई न्याय के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम मीडिया में तो ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं मिली जहां से इस बात की पुष्टि हो पाए कि गौतम के परिवार वालों ने यहां पे न्याय की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी जैन के परिवार वाले लगातार इस केस की फिर से जांच करने की मांग कर रहे थे। यहां तक कि 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस मामले की फिर से जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। अभी वो इसकी तैयारी में लगा ही था कि अचानक से 6 जनवरी 2006 को जब प्रशांत जैन अपने घर में दाखिल होने ही वाला था, तभी कुछ लोगों ने घर से दरवाजे से उसका अपहरण कर लेता है। हालांकि अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को आरोपियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया था। प्रशांत जैन सही सलामत घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी इस केस की फिर से जांच की मांग नहीं की और इस तरह शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मृत्यु एक रहस्य बनकर ही यहाँ पर रह जाती है और जो प्राइम सस्पेक्ट थे इस केस में वो सभी आज यहाँ पर चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पटना पुलिस और सीबीआई ने इसे एक आत्महत्या का केस बता दिया है, मगर आज तक पुलिस वाले कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। वो ये है कि अगर इन दोनों ने आत्महत्या की ही थी तो आखिर इन दोनों ने कपड़े उतार कर आत्महत्या क्यों की। अगर इन दोनों ने आत्महत्या की ही थी तो आखिर शिल्पी जैन के शरीर पर जूते के निशान कैसे आए। जब साधु यादव ने अपने डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया तो सीबीआई ने आगे कानूनी मदद क्यों नहीं ली। आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि गैरेज के अंदर ही कार है और कार के अंदर लाशें हैं। और फिर ये सब खबर साधु यादव तक कौन पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और गौतम सिंह का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस पर ही लापरवाही का आरोप लगा, बल्कि सीबीआई जांच के दौरान भी ये आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने कई अहम सबूतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जिसका जवाब ना तो सीबीआई के पास है और ना ही पुलिस के पास है और बिना जवाबों के ही ये केस अदालत की फाइलों में एक सुसाइड बनकर कैसे दबकर रह गई, आज तक ये एक रहस्य ही बनकर रह गया है। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।